समझ आ रही है? कुछ ज्यादा तेज हो जाएगी। देखो बेटा, कल हम लोग पढ़ रहे थे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। लगभग ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमने देखे थे कि जो हैवी मेटल्स होते हैं यानी भारी धातुएं हैं, अगर वो पानी के साथ आती हैं तो वो क्या करती हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करती हैं। तो जरा ये मुझे बताओ, कुछ बीमारियों के नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ ध्यान दो, कुछ बीमारियों के नाम लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये किसकी वजह से हो रही है। पहला है प्रोटीनूरिया, पॉलीसाइथीमिया, और बगैर देखे बताना है, कॉपी गोली मत बैठना। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अरे क्या बात है, लड़ने का मजा ऐसे नहीं है जब तक डंडा लेके ना हो साथ, ऐसे लड़ने में नहीं। ले जरा बताओ ये किसकी किसकी वजह से हो रहे हैं, बगैर देखे बताओ। ये वाला कैडमियम, और कितने लोग बता रहे हैं कि प्रोटीनूरिया कैडमियम की वजह से हो रहा है? कितने लोग ये फेवर में हैं कि प्रोटीनूरिया कैडमियम की वजह से हो रहा है? सभी? चलो ठीक है, फिर मान लीजिए कैडमियम की वजह से हो रहा है, कैडमियम की वजह से हो रहा है। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया किसकी वजह से हो रहा है? कोवाल्ट की वजह से। चलो पूरा ना करिए, कोवाल्ट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रेट्स की वजह से। टाइटाई किसकी वजह से हो रहा है? कैडमियम। सीधी बेटा कैडमियम का प्रतीक होता है, ठीक है, और ये पूरा लिख दिया कैडमियम। और आरबीसी इमेच्योरेशन, मतलब जो आरबीसी का है वो मैच्योर नहीं हो पाती, मतलब इमेच्योरेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? वो यही है बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मैंने लिखा है वो ये होता है लेड की वजह से। अब जरा ये बताओ प्रोटीनूरिया में होता क्या है, जल्दी फटाफट बताओ, फिर आगे चले। ठीक है, और पॉलीसाइथीमिया? नो, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो। क्या कहलाता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो। मतलब जब आरबीसी की संख्या ज्यादा बनने लगे बोन मैरो में, वो क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथीमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बाधित करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। टाइटाई किसकी वजह से हो रहा है? कैडमियम। मतलब इसमें जॉइंट्स पेन एक तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, आरबीसी इमेच्योरेशन में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, तो व्यक्ति में कैसी हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगी व्यक्ति में। जब आरबीसी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता हो जाएगी। और दूसरा एक लेड और बीमारी पैदा करता है बच्चों, उसका नाम बताओ। हाँ, मानसिक समंदर, मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ खासकर से यहाँ पे बीमारियाँ हैं जो कि कुछ हैवी मेटल्स की वजह से होती हैं, इसीलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। हमने कल पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखा।
यूट्रोफिकेशन के बारे में देखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा, और एक एग्जाम्पल दिया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, उसमें क्या बोला गया था कि प्लास्टिक है उसको पाउडर की फॉर्म में बना देते हैं, उसको नाम कह देते हैं पॉलीटैंक, और उस पॉलीटैंक को जब विटामिन के साथ फैला देते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सड़क बनाने में। ठीक है, हाँ, सड़क बनाने में होता है। और क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि उसकी जल विकर्षक क्षमता जो होती है विटामिन की पॉलीटैंक के साथ मिलाने से वो 3 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई रोड 10 साल चलती है तो वो कितना चलेगी? 30 साल की। 3 गुने का मतलब 30 साल। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद भी और कुछ पढ़ा था हमने? हाँ, एग्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ा था। एग्रोकेमिकल्स की बात की थी और बात की थी हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति के जो विश्वव्यापी जनक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और जो भारत में हरित क्रांति को एक तरीके से लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एमएस स्वामीनाथन। एक्चुअल में हरित क्रांति क्या थी? जो कृषि रसायन है उनके माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, और ये वृद्धि कितनी हुई हरित क्रांति के माध्यम से? 3 गुना हुई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब चला लिखते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स से जो होने वाले नुकसान हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग रहता है यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लिखते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कम करने का उपाय, कम करने का उपाय क्या उपाय हो सकता है? कोई जरा बताओ। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कम करने का क्या उपाय हो सकता है? जाहिर सी बात है इनका कम से कम इस्तेमाल करें, इनका कम से कम उपयोग करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, वही अगला करना है, वही बताने का मकसद है। पहला क्या है? इनका तो कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें। तो पहला क्या है? कम से कम इस्तेमाल, और दूसरा लिखो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस्तेमाल की, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस्तेमाल की। इसको जैविक कृषि बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? एक चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया, यानी कि साइक्लिकल और जीरो वेस्ट प्रोसीजर। तो ये क्या होता है बेटा? एक साइक्लिकल एंड जीरो वेस्ट प्रोसीजर होती है हमारा, जीरो वेस्ट। साइक्लिकल का मतलब था चक्रीय, और जीरो वेस्ट मतलब शून्य अपशिष्ट। ठीक है, तो चक्रीय हिंदी में लिखो, इसको अगर लिखना है तो इसको हिंदी में लिखो इसी पे, चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया। चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है बेटा, अब जरा शून्य अपशिष्ट क्यों हो रही है जरा इसको भी देखो। इसी में अगला डाउनवर्ड एरो देके लिखो यहाँ पे इस तरीके से, इसके नीचे एरो बना के लिखो। क्योंकि इसके तहत किसी एक चरण से, प्राप्त अपशिष्ट, दूसरे चरण के लिए पोषक का काम करता है। ठीक है बेटा, तो क्यों कह रहे हैं इसको साइक्लिकल और जीरो वेस्ट? एक तो क्या होगा, इसमें मल्टीपल स्टेप्स है हमारे। साइक्लिकल मतलब मल्टीपल स्टेप्स हैं और जो कि साइक्लिक पैटर्न में हो रहे हैं। दूसरा, जीरो वेस्ट क्यों कह दिया? क्योंकि अगर एक चरण से जो अपशिष्ट बनेगा वो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? पोषक का काम करेगा, मतलब उसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, उसका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। इतना लिख लिया बेटा? चलो इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर।
एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मान लो कोई किसान है हमारा, ठीक है, किसान एक वैसे तो एनसीईआरटी में नाम दिया गया उसका, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई किसान है, वो क्या कर रहा है, पहले स्टेप में क्या करता है, वो यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर रहा है। क्या करेगा? मधुमक्खी पालन कर रहा है। तो मधुमक्खी पालन से क्या होगा? मधुमक्खी पालन से हमें क्या मिलेगा? शहद मिलेगा। पहली बात क्या मिलेगा हमें? शहद मिल गया, वैक्स यानी मोम मिल जाएगा। और मधुमक्खियां करेंगी क्या? जाहिर सी बात है परागण का काम करेगी। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएंगी तो क्या करेंगी? परागण का काम करेंगी। एक तरीके से परागण का काम करेंगी, जो कि हमारा इकोसिस्टम सर्विस भी है। हाँ, इकोसिस्टम सर्विस भी है परागण। इसके बाद क्या करेंगे? जब परागण करेंगी तो फसल उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ पे फसल उत्पादकता बढ़ेगी। फसल उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा? डेयरी फॉर्म। इससे क्या मिलेगा हमें? गाय और भैंस से क्या मिलता है? दूध मिलेगा। देखो बेटा, हम केवल दूध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूध से मिलने वाले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता है जब दूध मिलता है तो सारे प्रोडक्ट अल्टीमेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। दूध से मट्ठा मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, या जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो सारे के सारे मिलेंगे, पनीर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाय भैंस क्या करेंगे? गोबर भी तो करेंगे ना। तो गोबर में करेगा। ठीक है, पहले तीसरा स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद इनको कोरिलेट करते हैं। जल संग्रहण। जल संग्रहण, ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। देखो बेटा, अगर वर्षा हो रही है, वर्षा के जल को अगर यूं ही बहने दें तो क्या होगा? वो खराब होगा। तो हमारे किसान लोग क्या करते हैं, या जो समझदार लोग हैं जो कि पर्यावरण के प्रति सचेत होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे गड्ढे बनाते हैं जिनमें पानी को क्या किया जा सकते, स्टोर किया जा सके। और उस पानी का इस्तेमाल वो कब करते हैं? जब सूखे की कंडीशन होती है या जब पानी नहीं बरस रहा हो, और तब करते हैं जब पौधों को सिंचाई की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो जल संग्रहण हो रहा है। ठीक है, और ये रेन वाटर है, वर्षा का पानी, जिसे हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं बड़े बड़े गड्ढे बना के, जिन्हें हौदिया वगैरह कहते हैं गाँव में। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे दो बड़े बड़े गड्ढे बना के जल का जो है संग्रहण किया जाता है, जो वर्षा का पानी होता है। अब यहाँ देखो जरा, ये वर्षा का पानी कहाँ इस्तेमाल होगा? फसल के उत्पादन में। ठीक है, हमने जल क्या करा? संग्रहित करा, और इस जल का इस्तेमाल कहाँ करा? फसल के उत्पादन में। ठीक है, अब फसल का जो अवशेष बना वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फसल का जो अवशेष बन रहा है, अवशेष, फसल का अवशेष जो बन रहा है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, प्याल वगैरह बोलते हैं ना, पराली या प्याल, आप भूसा बनता है इससे। ठीक है, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, फसल अवशेष। यानी कि जो फसल का हमारा अवशेष बनेगा वो बेटा कहाँ इस्तेमाल होगा? डेयरी फॉर्म में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब गोबर है ना, गोबर से क्या बनेगी? खाद बनेगी। खाद कहाँ इस्तेमाल होगी? खेतों में इस्तेमाल होगी, मतलब फसल उत्पादकता बढ़ेगी। अब क्या होना है? गोबर बनना है, तो गोबर का इस्तेमाल किसमें होगा? बायोगैस प्लांट में होगा। गोबर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग? इसको ये वाला इंग्लिश वाला टर्म मिटा रहे हैं। ठीक है, अब जो गोबर बनना है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? बायोगैस प्लांट। और इससे क्या मिलेगी बेटा? बायोगैस मिलेगी। बायोगैस, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? कुकिंग में। जो हम पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं या कंडे जला रहे हैं, उनके स्थान पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम? बायोगैस। इससे क्या फायदा होगा? प्रदूषण कम होगा। ठीक है,
जो लकड़ियाँ या कंडे जलाएंगे तो उसकी अपेक्षा बायोगैस से प्रदूषण कम होगा बेटा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? कुकिंग में, मतलब कि घरेलू ईंधन के रूप में। ठीक है, तो पता चल गया कैसे ये सारे स्टेप्स कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और इसी को नाम दे रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि। यानी कि एक चरण का जो अपशिष्ट है वो दूसरे चरण में क्या करता है? पोषक का काम करता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो, जो भी अपशिष्ट बनेगा हमारा उसका कहीं ना कहीं अगले चरण में क्या होना है? इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा बना दो, नहीं बनाया तो फटाफट। बना रही हो? ये एरो जरूर दिखा देना। जल का संग्रहण का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? फसल उत्पादन में। ये भी क्योंकि मैंने मिटा रखा है ना अभी, इसको अपने जब कॉपी में बनाओ दिखा लेना। बनाओ, बन गया? हो गया? हो गया? नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। सोनीपत के किसान, सोनीपत का मतलब हरियाणा में, सोनीपत के किसान रमेश चंद्र डागर ने, सोनीपत के किसान रमेश चंद्र डागर ने, डागर रमेश चंद्र डागर ने जैविक कृषि को अपनाने की दिशा में, जैविक कृषि को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैविक कृषि को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने हरियाणा में किसान कल्याण क्लब बनाया। किसान कल्याण क्लब बनाया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हो गया। देखो बेटा, जब इन्होंने क्या करा, किसान कल्याण क्लब बनाया, तो इसका मतलब है कि और इन्होंने किसानों को क्या करा? ऑर्गेनिक कृषि के माध्यम से जोड़ा। अब जब इन्होंने और किसानों को जोड़ा तो उन्होंने भी क्या करा? ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, जो कि मृदा के लिए हानिकारक है, प्राणियों के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, धीरे धीरे उनके उपयोग को क्या करा? कम करा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको इरेज कर दूं, हो गया। अगला टॉपिक है हमारा रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। इसको इंग्लिश में लिख लो, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। जरा याद है, बिजली बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? अगर हम विद्युत का उत्पादन करें तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कोयले का। जल तो वो तो जाहिर सी बात है। सबसे अगर कोयला नहीं होगा तो हम पानी को बॉयल कैसे करेंगे? तो वहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोयले का इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, पूर्व में, मतलब आरंभ में क्या हो रहा था? पूर्व में कोयले से क्या करना है बेटा?
कोयले का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? विद्युत उत्पादन। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? विद्युत उत्पादन। कैसे होता है? देखो, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले से क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलेगी। वो हीट एनर्जी क्या करेगी? पानी को बॉइल करेगी, पानी भाप बनेगा, भाप से क्या होगा? टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलेगी तो क्या होगा? टरबाइन घूमेगी, मतलब ठीक है, एक तरीके से पवन चक्की का कॉन्सेप्ट जो है ना वहाँ पे। तो ऐसे विद्युत जो भाप बनी है यहाँ पे, भाप क्या करेगी? टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी तो क्या होगा? बिजली पैदा होगी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? विद्युत ऊर्जा में। यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? वैद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, कैसे बदलती है आपको पता क्या? पानी बॉईल होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलेगी तो क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। यानी कि क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। ठीक है, थर्मल प्लांट में होता है। लेकिन यहाँ कोयले से समस्या क्या है? कोयले से समस्या ये है कि ये क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन। ये कर रहा है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब चूंकि ये एयर पोल्यूशन करता है तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि इसका कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, हालांकि अभी भी बिजली बनाने में इसका बहुतायत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक प्रिकॉशन के तौर पे क्या करते हैं कि इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब कोयले से विद्युत उत्पादन ना करके कैसे बनाते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, कितना नोट करो सर? यहाँ पे लिखते हैं कोयले का दहन होगा बेटा, क्या होगा? एयर पोल्यूशन। हो गया था? बता दें? चलो आगे देखो, इसके बाद क्या करा हमने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या करा? विद्युत बनानी शुरू कर दी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या करा? जो न्यूक्लियर कंपाउंड है हमारे, न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें बदला? न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें बदलने लगे? विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। तो हम इसको कहाँ बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, और इसके लिए इस्तेमाल किसका कर रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। यहां पे इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है बेटा, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है हम लोग, तो हमें क्या मिल रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। शुरुआत में क्या समझा जाता था? यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, शुरुआत में पॉइंट बना के लिख लेना। इसको बनाने के बाद पहले इतना नोट करो, फिर पॉइंट बना के लिखेंगे। हो गया बेटा इतना? इसके बाद एक पॉइंट बना के लिखो। नहीं है प्रारंभ में नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब नाभिकीय ऊर्जा, प्रारंभ में नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के तरीके को, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के तरीके को गैर प्रदूषक तरीका माना जाता है। गैर मतलब
जो कि प्रदूषण ना करे, ठीक है। तो गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक अंतर्निहित समस्याएं हैं। ठीक है बेटा, जरा यहां ध्यान दो। तो यहां क्या हो गया, दो समस्याएं हैं इससे, तो इसमें नंबर 1 करके लिखो, आकस्मिक रिसाव। और नंबर 2 लिखो, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का सावधानीपूर्वक निपटान। ठीक है बेटा। हो गई? जरा इसको यहाँ बोर्ड पे देखो, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद बोर्ड पे देखो। आकस्मिक रिसाव मतलब देखो, जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है विद्युत बनाने में, तो यहाँ क्या होता है, इनकी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। समय समय पर इनका मेंटेनेंस और रखरखाव, मैं बोतल लाया नहीं, समय समय पर इनका रखरखाव चाहिए होता है। सुबह से ही Thanks for suggesting mixed होली। तो आकस्मिक रिसाव मतलब एक समस्या है बेटा, ये जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। समस्या क्या आती है, अगर हम इनका प्रॉपर तरीके से रखरखाव ना करें तो इनसे क्या निकलता है, अल्फा और बीटा रेज निकलती है, जो कि क्या होती है, घातक होती है। ठीक है, देखो यहां क्या होता है, एक एग्जांपल है हमारा यूरेनियम 235। ये क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, अगर इस पे न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया जाए या न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराई जाए तो इससे क्या निकलेगा, अल्फा और बीटा तरंगे निकलेंगी, जो क्या करेंगे, जिनका इस्तेमाल होगा, इट मीन्स इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसमें इस्तेमाल होगा, ऊर्जा के तौर पे इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल होगा, जिससे क्या करते हैं, तरह तरह के वेपन्स बनाते हैं, और यहाँ पे साथ साथ में विद्युत उत्पादन भी होता है। ठीक है, और इसका अगर एक बात करें, अंतिम रूप से विखंडन किसमें होता है, कोई बताएगा मुझे, अंतिम रूप से विखंडन किसमें होगा, यूरेनियम का अंतिम रूप से विखंडन बोरॉन तो इसेंशियल एलिमेंट में ट्रेस एलिमेंट होता है, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, मिनरल है, पोषक तत्व है पौधों के लिए, रेडियम में होता है। और इसको RA से दर्शाते हैं, RA। ठीक है, यूरेनियम डिकम्पोज होते किसमें बनेगा, रेडियम में, यानी कि अंतिम जो है इसका तत्व क्या बनेगा, टूटते रेडियम बनेगा। ठीक है, तो ये जब तक अल्फा बीटा का उत्सर्जित करता रहेगा, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाएगा, रेडियम नहीं मिल जाएगा। बहुत समझ आ रही है। और अगर इसका मेंटेनेंस उचित ना हो
अगर इसका मेंटेनेंस या रख रखाव अच्छा ना हो तो यही किरणें क्या होगा, वातावरण में आ जाएंगे। वातावरण में आएंगे तो क्या करेंगे, कैंसर पैदा करेंगे, कैंसर पैदा करेंगे ना, और साथ साथ क्या करेंगे, डीएनए में हमारे बदलाव पैदा करेंगे, जिसे कहते हैं म्यूटेशन। हाँ, डीएनए में बदलाव पैदा करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन इन द सेंस वहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, उनमें गड़बड़ी करती है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस में गड़बड़ पैदा करता है ये, इसीलिए क्या करता है, म्यूटेशन करा रहा है वहाँ पे, ठीक। तो डीएनए में क्या करेगा, गड़बड़ी पैदा करेगा, यानी म्यूटेशन पैदा करेगा, साथ साथ त्वचा संबंधी विकार जैसे कैंसर पैदा करेगा, ठीक है। तो ये इसके नुकसान है हमारे। और अगर रेडिएशन की मात्रा अत्यधिक बन जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे डेथ भी हो सकती है पर्सन की, क्योंकि सांस संबंधी विकार होंगे, त्वचा संबंधी विकार होंगे, इस तरीके से तमाम विकार होंगे, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस लाइन को लिख लो जरा, रेडियो में टूटता है आकस्मिक रिसाव। और आकस्मिक रिसाव बेटा होता क्या है, वहीं पे पॉइंट बना के लिखना जरा, ये तो अपने वहाँ पे लिखते हैं कि समझने के लिए। एक रेडियम है, सॉरी यूरेनियम है, जो कि रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसका अंतिम रूप से विखंडन किसमें हो रहा है, रेडियम में हो रहा है, और विखंडन के दौरान क्या मिली, अत्यधिक ऊर्जा मिली, ठीक, वहीं पे लिखो। ताप विद्युत संयंत्रों के उचित रखरखाव न होने के कारण, आकस्मिक रिसाव की समस्या उत्पन्न होती है। आकस्मिक रिसाव की समस्या उत्पन्न होती है। बेटा देखो, आकस्मिक रिसाव कुछ नहीं, ऐसा यहाँ पे रिसाव ये वाला नहीं है कि हमने पानी को बहा दिया तो रिस्क है, ऐसा नहीं है। रिसाव का मतलब क्या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलनी उनको रिसाव बोला जा रहा है, जो रेडियो एक्टिव तरंगे निकलनी ना, उनको यहाँ पे रिसाव की संज्ञा दी जा रही है, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या लिखा हम लोगों ने, हाँ, रिसाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मानवों के साथ साथ अन्य प्राणियों में कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, और ये डीएनए में, और ये डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार में बदलाव का कारण होते हैं, और ये डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार में बदलाव या परिवर्तन का कारण बनते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आकस्मिक रिसाव हुआ था, तो ये घटना हुई थी आकस्मिक रिसाव की जगह, इसे देखो यहाँ देखो बेटा, दो जगह आकस्मिक रिसाव देखा गया। उस घटना का नाम याद रखना है, एक है 3 माइल, हाँ 3 माइल आइलैंड, और एक है चेरनोबिल। ठीक है, ये 3 माइल आइलैंड कहाँ है, ये यूएस से मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये कहाँ है, यूएसएसआर, पूर्व में था, यानी कि सोवियत संघ, हाँ सोवियत संघ, रूस में जगह है चेरनोबिल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आकस्मिक रिसाव की घटना देखी गई, ठीक है। तो 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल, कभी कभी ये जिक्र हो जाता है कि 3 माइल आइलैंड की घटना किससे संबंधित है, तो आप लोग लगाओगे आकस्मिक रिसाव, न्यूक्लियर जगह वहाँ पे आकस्मिक रिसाव से संबंधित है।
ठीक है, इतना हो गया। अगला वाला जो हमारा पॉइंट था, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का सावधानी पूर्वक निपटान या निस्तारण। तो इसको देखो क्या होता है। ऐसा होता है जब विखंडित होते होते कोई भी तत्व, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरेनियम की ही बात कर लें, या इस तरीके से कोई भी प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, तो इनके विखंडन के पश्चात जो अपशिष्ट बनता है उसको क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं इनके विखंडन से क्या बनेगा, अपशिष्ट बनेगा, क्योंकि उसके बाद दोबारा विखंडन की संभव नहीं होगा, इसीलिए वो क्या बन जाएगा, अपशिष्ट कहलाएगा। जो अपशिष्ट बना है जाहिर सी बात है उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में रेडियो सक्रिय तरंगें निकलेंगे, तो उसका निपटान करना भी जरूरी है। उसके निपटान के लिए क्या करा गया, उसके निपटान के लिए कवच पात्र बनाया गया। कवच पात्र जो कि स्टील के कंटेनर होते हैं, कवच पात्र क्या होते हैं, स्टील के कंटेनर होते हैं, उनमें उन अपशिष्ट को भरा गया और भरने के बाद जमीन में आधा किलोमीटर गहराई में दफना दिया गया। क्या करा गया, जो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट बने उनको कवच पात्र में भरा गया और भरने के बाद जमीन में आधा किलोमीटर गहराई में दफना दिया गया। तो एक तरीके से ये निपटान की समस्या से वहां से छुटकारा है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं बेटा, अभी याद रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भूमि प्रदूषण का कारण बढ़ेगा आगे जाकर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने इसको सोल्यूशन माना है एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या किया गया है कि हम इसको क्या करते हैं, जमीन में आधा किलोमीटर गहराई में दफना देते हैं या गाड़ देते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन के परिणाम स्वरूप, रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की संज्ञा दी गई। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की संज्ञा दी गई। इन रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का सावधानीपूर्वक निपटान करने के लिए, निपटान या निस्तारण एक ही बात है, निपटान करने के लिए इन्हें कवच पात्र, इस तरीके से इन्हें कवच पात्र में भरकर भूमि में 500 मीटर की गहराई में, दबा दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये इसके निस्तारण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ये बेटा रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का निस्तारण देखा हमने। अगला है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, कटाई अलग चीज है, वनोन्मूलन अलग चीज है। ठीक है, निर्वनीकरण और वनोन्मूलन दोनों में अंतर है। निर्वनीकरण और वनोन्मूलन थोड़ा सा अंतर है। हाँ सर, उसी के अंतर्गत है, न्यू टॉपिक है ये, एक तरीके से नया टॉपिक लिख लो, वनोन्मूलन। हाँ, नया टॉपिक, मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित ही है, पर्यावरण मुद्दा है हमारा ये भी। तो डिफॉरेस्टेशन, क्या है डिफॉरेस्टेशन, कोई बताएगा? ठीक है, चलो मान लिया वनों की कटाई है। ठीक है, वनोन्मूलन वनों की कटाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वन प्रदेश है, वनोन्मूलन को एक लाइन में अगर हम लोग बोले क्या होता है, वन प्रदेश ऐसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, वन प्रदेश मतलब जहाँ पे वन क्षेत्र है, तो वन प्रदेश को किसमें बदल दें, वन रहित क्षेत्र में रूपांतरण होगा। वन प्रदेश का किसमें रूपांतरण होगा, वन रहित क्षेत्र में रूपांतरण।
वन रहित क्षेत्र में रूपांतरण, ये क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। रूपांतरण क्या कहलाता है बेटा? वनोन्मूलन कहलाता है। यही क्या है हमारा? वनोन्मूलन। तो वन प्रदेश को वन रहित क्षेत्र में रूपांतरण किया जाना क्या कहलाएगा? वनोन्मूलन। ठीक है, तो इसको लेकर तो ये घटना क्या कहलाती है? वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्र में रूपांतरण क्या कहला रहा है? वनोन्मूलन। ठीक है, अब जरा इसकी तीव्रता पे गौर करते हैं। वनोन्मूलन की तीव्रता ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो बात करते हैं वनोन्मूलन की तीव्रता की। तो यही पॉइंट बना के लिख लो। और इसमें दो क्षेत्र के नाम बेटा यहाँ पे लिखेंगे, शीतोष्ण क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र और दूसरा लिखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जरा दिमाग पे जोर डाल के बताओ, वनोन्मूलन कहाँ ज्यादा होगा? इसमें यहाँ पे दिमाग पे जोर डाल के बताओ, वनोन्मूलन कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? वनोन्मूलन की घटना कहाँ ज्यादा होगी? क्यों? है? क्यों? पर्वत में क्या बंद नहीं होता है? पहाड़ उत्तराखंड में तो बहुत पर्वत वन है, वो भी तो एक तरीके से शीतोष्ण ही तो गिना जाएगा। सब शीतोष्ण उससे क्या मतलब? वन तो होगा, वन तो होगा ना। हाँ, किसकी भूस्खलन की स्थिति बनी रहती तो क्या होगा? हमें सिर्फ इतना बताओ कि वनोन्मूलन की तीव्रता कहाँ ज्यादा होगी? शीतोष्ण क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? कितने लोग हैं ये बता रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वनोन्मूलन की तीव्रता ज्यादा होगी? ठीक है, और ये कितने लोग कह रहे हैं कि शीतोष्ण क्षेत्र में वनोन्मूलन की तीव्रता ज्यादा होगी? कोई नहीं, बहुत समझदार लोग हैं। यहाँ वनोन्मूलन की तीव्रता कितनी है? 1%। और यहाँ क्या है? 40% हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सोच के बताओ। हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। यहाँ क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहीं तो मानव, चाहे ऐसी बात है, वहीं मानव होगा। ठीक है, वहीं अन्य प्राणी भी होंगे। और वहीं क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का एक लाभ पड़ा था कि कई सारे लाभ होते हैं उसके। क्या क्या लाभ होते हैं? आवास प्रदान करता है, खाना प्रदान करता है, थेरापेटिक वैल्यूज प्रदान करता है, सौंदर्यात्मक मूल्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तमाम जो है बायोडाइवर्सिटी के फायदे हैं, जिसकी वजह से आबादी कहाँ मिलेगी हमें देखने को? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जब आबादी यहाँ है तो मानव कटान भी तो सबसे ज़्यादा यही करेगा, यहाँ थोड़ी ना करेगा। तो इसका रीज़न क्या है? बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया? तो तीव्रता कहाँ ज़्यादा हो रही है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वनोन्मूलन की तीव्रता ज़्यादा है। ठीक, चलो इसको नोट कर इतना तो समझ में आ गया कि तीव्रता कहाँ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो, भारत और डैश करके लिखो 20वीं सदी। 20वीं सदी। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.42%, जो कि कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? स्थल का कितना क्षेत्रफल है? 2.42%। ठीक है, अगर इसकी बात करें 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में
वन क्षेत्र कितना है बेटा? वन क्षेत्र कितना है? 30%। 20वीं सदी के अंत में कितना है वन क्षेत्र? केवल भारत की बात कर रहे हैं, ये डाटा किसका है? भारत का है, ठीक है। तो अंत में कितना है? 21.54%। हाँ, तो 20वीं सदी की शुरुआत में वन क्षेत्र कितना था हमारा? 30%। अंत तक आते आते क्या हो गया? घट गया। कितना रह गया? 21.54%, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पे नोट करो। ये आंकड़े हैं जो कि जरूरी है पढ़ने में, पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो देखो जरा क्या है। राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, और ये कब लागू हुई थी? 1988, 1988। राष्ट्रीय वन नीति। अगले पॉइंट में क्या लिखोगे? राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें वन की प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए? वन क्षेत्र की प्रतिशतता में कितनी होनी चाहिए? 33%, ठीक है। तो यहां पे लिखो मैदानी क्षेत्र, वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33%। इंपॉर्टेंट है, पूछा था। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? वन क्षेत्र कितना होना चाहिए यहाँ पे? 67%। बनाओ। राष्ट्रीय वन नीति का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों को लगाना और वनों को कटने से बचाना, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को रोकना, यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकना। हाँ बेटा, देखो कोई करे ना करे, ये हमारी एक खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवेश को बचाएं। बात समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स डे वाले दिन ही हम लोग मदर्स डे क्यों मनाते हैं? फादर्स डे वाले दिन हम लोग फादर्स डे क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ फॉर एग्जांपल लेट मी स्पीक फर्स्ट, ठीक है। होता क्या है, अगर हम बात करें वहाँ पे कि केवल मदर डे वाले दिन अगर हम केवल मातृ दिवस मनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वही हमारी सिर्फ एक दिन के लिए ही माँ है वो हमारी, नहीं ना, बाकी सब दिन के लिए तो माँ है हमारी। तो हम एक पर्टिकुलर डे ना बना के सभी दिन के लिए अगर उनका सम्मान करें तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है तो उसी दिन अगर हम कोशिश करें कि हम लाखों पेड़ एक दिन में लगा देंगे, लगाना तो संभव है लेकिन उनका रख रखाव संभव हो पाएगा? हम कोई चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम दिन में 10 पेड़ भी लगाएं तो हम उनको प्रॉपर पानी दे सकते हैं, बजाय उसके कि हम एक दिन में अगर 1,00,000 पेड़ लगा दें तो लाखों पेड़ को पानी देना वहाँ पे क्या होगा? कठिन होगा, ठीक है। तो लाखों पेड़ को पानी देना कठिन है, बल्कि आसान क्या है कि हम हर दिन एक पौधा लगाएं भले ही, लेकिन उसको अच्छे से देखभाल करें उसकी और उसको प्रॉपर वहाँ पे पानी दें, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारी खुद की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब एक दिन में अगर हम लाखों पेड़ लगा दें तो ये कोई मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका रख रखाव कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या रख रखाव है। अगर रख रखाव हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, ठीक है। तो आप हजारों पेड़ लगाओ, लाखों लगाओ, करोड़ों लगाओ, बस ये रख रखाव की बात होती है सर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट इसमें लिखो वनोन्मूलन के कारण। वनोन्मूलन के कारण क्या क्या कारण होंगे जरा आप लोग सोच के बताऊंगा, ठीक है। शहरीकरण कारण बिल्कुल सही बात है।
इसके अलावा हाँ बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चलो ठीक है, औद्योगिकरण हो गया। और देखो सबसे पहला कारण क्या होगा, जो कि सबसे मेन कारण होगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जो कि बाकी सभी कारणों से बढ़ के, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बाद ही बाकी सभी कारण आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ है, अगर हम बात करें जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने जनसंख्या को यहाँ पे पहले रखा। ठीक है, जनसंख्या में क्या हो रही है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अब जरा इसके परिणाम देखो। वन क्षेत्र का, अब जो इसके कारण की शुरुआत हुई हुई है, वन लिखो जरा, मैं बोलता हूँ लिखो। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, फिर डाउनवर्ड एरो के लिखना परिणाम यहाँ पे, फिर नंबर करके लिख देना। वन क्षेत्र का कृषि भूमि में परिवर्तन, वन क्षेत्र का कृषि भूमि में परिवर्तन, सबसे पहला कारण ये, जाहिर सी बात है, खाने के लिए हम सबसे पहले वनों को काटेंगे, इंडस्ट्री वो सब बात की बात। बिल्कुल आवास के लिए काटेंगे, आवास के लिए भी तो काटते हैं। जितने कारण समझ में आ रहे हैं वो सारे सही हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का परिणाम क्या होगा बेटा, जो वन क्षेत्र है उसको किसमें बदलेंगे, कृषि क्षेत्र में, यानी कि वन क्षेत्र का कृषि भूमि में बदलना, पहला कारण। दूसरा कारण देखो यहाँ पे, शहरीकरण लिखो, शहरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण इत्यादि। तीसरे पे लिखो, हालांकि जो तीसरा कारण है वो दूसरे पे आना चाहिए, मतलब कोई तीसरा कारण जो लिखवा है वो दूसरे नंबर पे आना चाहिए, कोई बात नहीं। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी, कॉमा वन्य उत्पाद, इमारती लकड़ी, कॉमा वन्य उत्पाद, कॉमा ईंधन के लिए और डेयरी फार्मिंग, और डेयरी फार्मिंग के लिए वनों की कटाई, डेयरी फार्मिंग के लिए वनों की कटाई। ठीक, चौथा कारण लिखो, झूम कृषि, चौथा कारण लिखो, झूम कृषि। चौथा कारण क्या हो जाएगा बेटा, झूम कृषि। अब जरा मुझे ये बताओ, बताना क्या, बल्कि साफ साफ ही पता ही है सबको कि जैसे जैसे क्या होगा, आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो खाद्यान्न क्या होगा, कम पड़ेगा, खाद्यान्न कम पड़ेगा तो क्या होगा, हम वनों की कटाई करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो उसे क्या, वहाँ क्या करेंगे, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करेंगे, खेती हम लोग करेंगे तो खाद्यान्न बढ़ाएंगे। नुकसान क्या होगा, अगर हम यहीं पे नुकसान की बात करें, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का पर्यावास नष्ट कर दिया, ठीक है, तो ये नुकसान हो गया। साथ ही साथ ये भी देखा है कि हमने वनों की कटाई क्यों करते हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए। इसके अलावा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कह सकते हो इमारती लकड़ी हो गई जलाने के लिए, कास्ट ईंधन जलाने के लिए, सॉरी, इमारती लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो फर्नीचर बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। इमारती लकड़ी का इस्तेमाल क्या होता है, फर्नीचर बनाने में होता है। और अगर हमें कोई भी बाड़ा, जैसे पशु बाड़ा होता है ना, फार्मिंग मतलब डेयरी फार्मिंग, अगर हमें पशुओं के रहने की जगह बनानी है तभी तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं ना। तो जंगल को साफ कर दिया हमने, क्या करा, पशुओं के रहने के लिए बाड़ा बना दिया, तो ये भी एक कारण है उसका, वनों की कटाई का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वनों की कटाई को बढ़ावा मिलता है और उसकी तीव्रता बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें वनों के वनोन्मूलन के कारण हो गया। अगला पॉइंट है वनोन्मूलन के परिणाम, वनोन्मूलन के परिणाम। अच्छा, झूम कृषि क्या होता है, जरा मुझे कोई बताओ, झूम कृषि क्या होता है, कोई मुझे बताओ, झूम कृषि क्या है, झूम कृषि
हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, झूम कृषि क्या है बताओ। पहली बात, ये खास तौर से हमारे आदिवासियों के द्वारा की जा रही है, ट्राइबल जो है हमारे उनके द्वारा की जा रही है। और दूसरी बात कहाँ हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पे खास तौर से ये ज़्यादा दिख रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है। अब बात करते हैं कि ये है क्या। आदिवासी क्या करते हैं, अगर वो किसी क्षेत्र में हैं तो उनका कोई रहने का ठिकाना तो है नहीं, वो क्या है नोमैडिक, नोमैडिक मतलब आवारा है, ठीक है, वो इधर घूमे उधर घूमे, तो उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। वो क्या करते हैं, जहाँ उनको अच्छा लगा वहीं रुके, वहाँ उन्होंने क्या करा, रुक के जंगल काटे, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे काटे, उसको किस में कन्वर्ट करा, कृषियों की भूमि में कन्वर्ट करा। अच्छा, जंगल काटने के बाद उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे उसको आग लगा दी, जो भी वहाँ पे जो भी डेब्रिस बना उसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या हुआ, जो राख बनी, राख क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट कहाँ हो रहे हैं, राख में पाया जा रहा है। तो वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट किस में आए, भूमि में आए, भूमि की उर्वरता बढ़ी, उर्वरता बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, खेती किया। खेती करने के बाद जब फसल पक के तैयार होगी तो उन्होंने इस फसल को काटा और जला दिया, फिर जला दिया। तो ये है मतलब झूम कृषि किस पे आधारित है, काटो और जलाओ, यानी स्लैश और बर्न पे आधारित है झूम कृषि। नाम याद रखना है, स्लैश और बर्न, काटना और जलाना, ठीक है, ये 2 बात यहाँ पे नोट करना है। स्लैश और बर्न पे आधारित होती है हमारी झूम कृषि। तो इसीलिए इसको किस खेती के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि को। जो झूम कृषि है हमारी, इसको एक नाम और दिया गया है, काटो और जलाओ। इंग्लिश में इसको स्लैश एंड बर्न। हाँ, लेकिन खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जो हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनकी बात करें, ठीक। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये झूम कृषि किस पे आधारित है, काटने और जलाने पर, मीन्स फसल को उगाया, काटा, जला दिया, ठीक। तो ये सब अगला पॉइंट आगे, वनोन्मूलन के परिणाम। अभी कारण देखे हम लोगों ने, अब पहले वनोन्मूलन के परिणाम। परिणाम क्या क्या होंगे बताओ, वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या होंगे। देखो, अगर हम परिणाम की बात करें, चलो यहाँ पे अगर हम इसको नंबरिंग करके लिख लेते हैं, CO2 की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगी। सबसे पहला कारण क्या हो रहा है, CO2 की सांद्रता बढ़ेगी। लिखते चलो बेटा साथ, CO2 की सांद्रता में वृद्धि। पहला हमारा जो परिणाम है क्या है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि। क्यों हो रही है CO2 की सांद्रता में वृद्धि, बताओ क्यों हो रही है CO2 की सांद्रता में वृद्धि। जाहिर सी बात है, हम वनों को काट रहे हैं, पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का इस्तेमाल करते हैं और उस CO2 को किसमें परिवर्तित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ अपने खाने के रूप में। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन को हटाते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रह जाएंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन घट जाएगी। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो ऑक्सीजन तो घट जाएगी ना, ये लिख लो नंबर 1 वाले में, CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीजन घट रही है। नंबर 2 लिखो, आवासीय विनाश। आवासीय विनाश, इससे क्या होगा, जैव विविधता को हानि पहुंचेगी। इससे क्या होगा बेटा, जैव विविधता को हानि। अगला कारण क्या होगा, जल चक्र में परिवर्तन। जल चक्र में
या जल चक्र का बिगड़ना, ऐसे परिवर्तन के लिए जल चक्र का बिगड़ना। जल चक्र का बिगड़ना क्यों बिगड़ेगा जल चक्र? अक्सर सुना होगा जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बादल जो है पेड़ पौधे के क्या होते हैं, मित्र सुना है? तो इस तरीके से क्या है, जल चक्र का बिगड़ना मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होने से क्या होगा, कंडेंसेशन संघनन की प्रक्रिया कम होगी। मीन्स जो बादल बनने होंगे वो कम बनेंगे, ठीक है। बादल कम बनेंगे तो क्या होगा, वर्षा कम होगी। वर्षा कम होगी तो क्या होगा, भूमिगत पानी में कमी आएगी। भूमिगत पानी में कमी आएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जल चक्र का बिगड़ना कहलाएगा। दूसरा क्या है, सॉइल इरोजन, यानी इसको एक तरीके से सॉइल इरोजन के लिए भूमि क्षरण बोलते हैं। देखिए मृदा अपरदन, हाँ मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। देखो ये क्या होता है बेटा, अक्सर क्या होता है, अगर देखा होगा जो एक मिट्टी का ढेर हो उससे कोई पौधा ना हो, बारिश होगी तो मिट्टी क्या होगी, वो कट जाएगी, मतलब मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह जाएगी। वहीं अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो वो क्या करेंगे, मिट्टी को बांध के रखते हैं, मतलब मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। ऐसी अगर घास की बात करें, अगर किसी क्षेत्र में घास है, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में घास है और उस घास में ओवर ग्रेजिंग मतलब अतिचारण हो जाए, अतिचारण मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को वहाँ पर चराएं तो वो घास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब घास खत्म होगी तो भूमि में घास एक तरीके से खत्म होगी तो क्या होगा, बारिश हुई या हवा चली, बारिश या हवा के माध्यम से क्या होगा, भूमि का अपरदन हो जाएगा, यानी मृदा का क्या होगा, अपरदन हो जाएगा। तो घासें क्या करती है बेटा, भूमि को बांध के रखती है, यानी उसकी जो ऊपरी परत होती है उसको बांध के रखती है, ठीक है। ऐसे ही बड़े पेड़ पौधे क्या होते हैं, भूमि को बांध के रखते हैं, मतलब उनके क्षरण को रोकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मृदा अपरदन, इसका कारण होता है। और अगर ज़्यादा ही मृदा अपरदन हो जाता है तो इन सब का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, 5वें नंबर पे मरुस्थलीकरण, मतलब कि सूखे की समस्या, डेजर्ट बन जाएंगे, मरुस्थल बन जाएंगे, जहाँ पे पानी की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उससे कहते हैं डेजर्ट लैंड। बारिश की मात्रा जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट या रेगिस्तान, इस तरीके से मरुस्थल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए वनोन्मूलन के परिणाम। क्या लोगों की कोई भागीदारी है वनों को बचाने के लिए? क्या लोगों की कोई भागीदारी है वनों को बचाने के लिए? है, बिल्कुल है। तो उसने अगला पॉइंट लिखा था, वन संरक्षण में लोगों की भूमिका। हाँ, इसी के तहत ही लिखा जाता है, वन संरक्षण में लोगों की भूमिका। वन संरक्षण में लोगों की भूमिका। देखो ये बात है 1731 की, भूमिका वाला टॉपिक पढ़ना है तो इसमें नंबरिंग करके जाने लिखो। बात है 1731 की, जगह का नाम है जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। और जोधपुर के राजा हैं तो उनको लिख दिया जोधपुर नरेश। जोधपुर नरेश मतलब क्या हो गया, जोधपुर के राजा हैं, ठीक है। तो नाम दे दिया हमने जोधपुर नरेश। और बात कब की है, 1731 की। इन्होंने क्या करा, इन्हें इमारती लकड़ी की जरूरत पड़ी। इनको क्या हुआ, इनको आवश्यकता हुई इमारती लकड़ी की। अब वो चाहे फर्नीचर बनाने के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो। फिलहाल इन्होंने क्या आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि आप जंगल में जाएं और इमारती लकड़ी का इंतजाम करें।
तो इनके मंत्री और सैनिक जब जंगल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, लकड़ी को काटना शुरू करते हैं। इसी समय एक महिला है हमारी, उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम है? अमृता देवी बिश्नोई। ये क्या करती हैं, ये उनका विरोध करती हैं और मना करती हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको ना काटा जाए। लेकिन चूंकि वो सैनिक किसके हैं? राजा के हैं, राजा का आदेश उनको मानना है। जब अमृता देवी पौधों से लिपट के पौधों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक जो होता है तब भी नहीं मानते हैं और कुल्हाड़ी का वार करते हैं और अमृता देवी के साथ साथ पेड़ को काट देते हैं। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई का नाम है। तो ये पहला प्रयास है लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है, ये पहला प्रयास है लोगों के द्वारा किया गया और किस संबंध में? वनों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। अमृता देवी के साथ साथ इनकी 3 बेटियों को भी इसी तरीके से काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। अमृता देवी के साथ साथ इनकी 3 बेटियों को भी काट दिया जाता है। साथ साथ बिश्नोई परिवार के कम से कम 100 सदस्य या अमूमन लगभग 100 सदस्य भी इसी दौरान मारे जाते हैं पेड़ों को बचाने के चक्कर में। ठीक है, तो एक तरीके से ये पहला इवेंट था वनों को बचाने के लिए, जहाँ पे लोगों ने भी सहभागिता दिखाई और हिम्मत दिखाई ताकि जो है वनों को बचाया जा सके। तो नाम क्या आता है बेटा? ये यहाँ पे लिखोगे, जोधपुर नरेश। इनको क्या आवश्यकता हुई? इमारती लकड़ी की, इमारती लकड़ी की इनको आवश्यकता हुई। मंत्री भेजे इन्होंने, मंत्री व सैनिक को आदेश दे रहे हैं। ये मंत्री व सैनिक को आदेश दे रहे हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में जा रहे हैं। यही एक महिला है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई एक महिला है। क्या करती है बेटा? ये आप लोग रीजन लिखते जाना। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई क्या करती है? पेड़ों से लिपटकर इनको बचाने का प्रयास करती है। बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सैनिक क्या करते हैं? पेड़ सहित इनको काटते हैं। सैनिकों द्वारा, ऐसे सैनिकों द्वारा। पेड़ सहित इनको काट देते हैं। ठीक है, लिखते जाओ। क्या करेंगे? सैनिकों सहित सैनिकों द्वारा पेड़ सहित इनको काट दिया जाता है। ठीक, क्या बात है? तो सैनिकों द्वारा पेड़ सहित अमृता देवी को काट दिया गया। ठीक है, साथ साथ क्या हो रहा है? अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा कि उनकी 3 बेटियां और कुछ बिश्नोई समुदाय के सदस्यों को भी काट दिया गया, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। मेन बात किनकी है? अमृता देवी की। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सैनिकों द्वारा अमृता देवी को काट दिया गया, साथ साथ इनकी 3 बेटियों और बिश्नोई समुदाय के अन्य सदस्यों को भी क्या कर रहे हैं? ये मार। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करती है बेटा? ऐसे नीचे लिखते जाना। ठीक है, तो नीचे लिखते जाना यहीं पे। कितना हो गया? सबका हो गया? अगला एरो देख लिखो वहां पे। भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में, भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण, भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आरंभ किया गया। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आरंभ किया गया।
प्लस 1। बस ये यहीं तक था। अब जरा यहाँ पे सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है, ठीक है, क्या जवाब दोगे? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे? पहली बात वनोन्मूलन को रोकने के लिए। अगर बात की जाए अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण का संबंध पुरस्कार का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो स्थानीय समुदाय हैं उनको प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार है, ठीक है। स्थानीय समुदाय जो कि क्या करते हैं, वन्य जीव की सुरक्षा करते हैं, साथ साथ पेड़ पौधों को बचाते हैं, उनको प्रदान किया जाता है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है बेटा। तो ये पहला प्रयास था 1731 में, जो कि जोधपुर नरेश की आज्ञा के विरुद्ध महिलाओं ने किया, और उसमें जो उनकी लीडर हैं एक तरीके से अमृता देवी बिश्नोई हैं, ठीक है। इनका पहला नाम आता है वनोन्मूलन को रोकने के लिए, ये नाम याद रखना। ये पहला हो गया केस। अगला केस देखते हैं। चिपको आंदोलन की बात करते हैं 1974, ठीक है, नंबर 2 लिखो। 1974 में एक आंदोलन हो रहा है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कितने लोग कहेंगे कि उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है? क्यों? मैं तो नहीं कहता उत्तराखंड से संबंधित है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान का उत्तराखंड, इसको किस तरीके से बोलोगे? तत्कालीन, तत् मतलब उस समय, तत् उस समय, काल का मतलब समझ जाओ, काल का मतलब ही समय होता है, तत् का मतलब उस, तो उस समय कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यानी कि 1974 जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो क्या कहला रहा था वो? उत्तर प्रदेश था, ठीक है। जब 2000 के आसपास कब बनना है? 2000 में बनना है, 2000 में बनना है। उत्तराखंड नया राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तब ये जो जगह है चमोली और गढ़वाल जो है, ये कहाँ पहुँच गया? उत्तराखंड पहुँच गया। तो इसीलिए इसको अब किस नाम से जाना जा रहा है, मतलब ये किस जगह हो रहा है? उत्तराखंड इसको नाम दे रहे, लेकिन तत्काल है तो इसको सीधे सीधे लिख देंगे हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित। क्या नाम दे देंगे? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित। इस आंदोलन के प्रणेता कौन है? मतलब सूत्रधार किसको कहते हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता। इसके प्रणेता में बेटा इसका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनके प्रणेता हैं। चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रणेता है, ठीक है। अब तक आपको क्या पता था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। अब तक क्या पता था? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या इनका नाम सुना था चिपको आंदोलन के बारे में? मतलब कम ही लोगों ने सुना होगा, जो कि किससे संबंधित है? ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित है, और सूत्रधार जो मेन कर्ता धर्ता है इसके यही माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरा यहाँ पे पहले सेंटेंस पूरा करते हैं, उसके बाद में चंडी प्रसाद भट्ट और इनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों नाम बेटा याद रखें, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं, और इनके सहयोगी कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन में कभी भी एग्जाम में पूछा जाए और ये दोनों नाम दिया जाए कि इस चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो आप किसको लगाओगे? इस वाले में, ठीक है। अगर दोनों नाम दिए तो किसको लगाओगे? प्राथमिकता किसको दोगे? चंडी प्रसाद भट्ट को। अगर क्वेश्चन में
ऑप्शन ये चंडी प्रसाद भट्ट का ना दिया हो और पूछा जाए प्रणेता कौन है, तब इसको लगाओगे। हाँ ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है चंडी प्रसाद भट्ट का नाम तो किसको लगाओगे, सुंदरलाल बहुगुणा को लगाओगे। बात समझ में आ गई, क्लियर? तो ये बातें थोड़ी सी याद रखना। ठीक है बेटा। अच्छा जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है कि पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाना। चिपको आंदोलन का मकसद क्या है कि पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाना। ठीक है, तो ये इसका जो है मकसद था। एक चीज और छूट रही है, वो लिख लो तीसरे नंबर पे, जो इसको बिठा दो। ओके, इस चैप्टर की लास्ट चीज जो छूट रही है इसका नाम भी लिख रहे हैं, और ये घटना है 1980 की घटना है। देखो बेटा 1980 की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसमें तीसरा पॉइंट है संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन, हाँ पहला केस हमने क्या देखा, जोधपुर नरेश वाला देखा, दूसरा क्या देखा, चिपको आंदोलन देखा, है ना, और ये तीसरा क्या देख रहे हैं 1980 का संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन JFC बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी, जॉइंट GFM बेटा, जी मैनेजमेंट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी 1980। देखो हुआ क्या था इसमें, जरा यहाँ का, क्या वनों को बचाने के लिए केवल स्थानीय लोगों की भूमिका ही काफी है? जरा सोच के बताओ, क्या वनों को बचाने के लिए केवल स्थानीय लोगों की भूमिका काफी है? नहीं। क्या वनों को बचाने के लिए भारत सरकार की भूमिका ही अकेले काफी है? नहीं। दोनों को मिला जुला, मतलब संयुक्त प्रबंधन। बात हो रही है संयुक्त प्रबंधन की, तो नाम से ही जाहिर है क्या क्या होगा यहाँ पे, स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय प्लस भारत सरकार। इन दोनों के द्वारा क्या हो रहा है, दोनों के द्वारा वन क्षेत्र का प्रबंधन या वनों का प्रबंधन, यही कहलाता है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहलाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि हमने आज पढ़ा। ठीक है, इसको उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ना आप लोग। दो चीजें होमवर्क पे लिख लो, गंगा एक्शन प्लान GAP लिख लो होमवर्क में। गंगा एक्शन प्लान ये आपका रहेगा होमवर्क, यानी HW गंगा एक्शन प्लान। ये आया था 1985 में आया। ठीक है बेटा, गंगा एक्शन प्लान 1985 के, इसके बारे में आप लोग लिख के लाओगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे दो तीन बातें सुन लो। गंगा नदी भारत की पूजनीय नदियों में मानी जाती है, सबको पता है। ठीक है, गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता है, उसकी वजह क्या है, कोई बताएगा? गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता है, वजह बताओ। देखो वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि जब गंगा जी का पानी जो है पहाड़ों से या पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसमें तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गंगा जल खराब नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गंगा जल में एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। नाम सुना ना, बैक्टीरियोफेज। तो गंगा के जल में क्या पाया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज।
बस केवल सुन लो, बाकी आप लोग घर से लिख के लाओगे। बैक्टीरियोफेज, ये क्या है? एक वायरस। आपका हो गया वायरस, गंगा जल में पाया जा रहा है तो सामने होना चाहिए ना, लेकिन बैक्टीरियो मतलब होता है बैक्टीरिया, यहाँ पे ले लिया आपने। फेज का मतलब होता है भक्षण। बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो, बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है बेटा। फेज का मतलब है खाना, फैगिंग, ऑटोफैगिंग, एक नाम सुना होगा जिसने अगर जूलॉजी या बॉटनी में पढ़ा है, ऑटोफैगिंग। ठीक है। माइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, तो इस तरीके से नाम होते हैं कुछ जो कि साइंटिफिक टर्म है, अपने आप में बताते हैं कि वो है क्या। तो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब होता है खाना या भक्षण। तो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले क्या कहला रहे हैं? बैक्टीरियोफेज, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे पानी में नहीं पनपता है। और समझ आ रही? बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण गंगा जी के पानी में क्या नहीं होता है? बैक्टीरिया नहीं पाता, मतलब दूषित नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होता है? काफी लंबे समय के लिए चलता है। लेकिन हुआ क्या, उत्तराखंड से गोमुख से गंगा जी का उद्गम हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जाके गंगा सागर एक जगह है जहाँ पे वो क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो इस जो 2580 किलोमीटर की लंबी जो उनकी यात्रा है, इस यात्रा में वो विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है और विभिन्न राज्यों के कई शहरों से होकर गुजरती है। इस क्रम में क्या है, कई जो औद्योगिक शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कानपुर किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्रियल एरिया है, और चमड़ा बनाने के लिए फेमस है। ठीक है। तो इस तरीके के तमाम नगर जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनसे जो बहने वाले केमिकल्स हैं या इनसे जो निकलने वाले रसायन हैं वो किसमें मिलते हैं? गंगा नदी में मिलते हैं। दूसरी बात, अक्सर देखा होगा कि जो वहित मल है नालियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है? गंगा के पानी में आ रहा है। तो ये मुख्य कारण है गंगा नदी को प्रदूषित करने का। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? गंगा का जल दूषित हो रहा है, गंगा मैले हो रही है। ठीक है। तो भारत सरकार ने इसी जो इस तरीके से औद्योगिक जो वेस्ट है इनको गंगा जी में ना मिल पाए, इसीलिए उन्होंने क्या जारी किया? गंगा एक्शन प्लान जारी किया। ठीक है, जिसके निर्माण 1985 में हुआ है। एक चीज़ और याद रखनी है, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसमें एक नाम आएगा जब आप लोग अपना होमवर्क करोगे तो उसको याद से लिखना। एक नाम और आएगा, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, इसका भी निर्माण हो रहा है 1985 में। ठीक है। तो ये भी बेटा किससे संबंधित है? ये भी हमारी गंगा को साफ सुथरी बनाने से संबंधित है। प्राधिकरण मतलब एक निकाय है। ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंट करा रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके से बातें याद रखना है। एक फिर प्रोजेक्ट और आता है जो कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसका भी जिक्र हम लोग यहाँ पे करोगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जिक्र भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारे कहीं जाके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो पाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से इसको करके लाओगे, गंगा एक्शन प्लान के बारे में लिख करो। वर्ड लिमिट वैसे तो लगभग 250 वर्ड की होती है यूपीएससी में वर्ड लिमिट। ठीक है, 200 और 250 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है। आप लोग इसको 250 वर्ड में लिख के लाओगे। ठीक है, 250 इसकी वर्ड लिमिट होगी। ठीक है, टाइम के ऊपर कितना अभी है? 5 है। चलो स्टार्ट कर लेने के बाद बाकी चलता रहेगा। जो हमारा अगला टॉपिक है पढ़ने का, उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि किसके संबंध में हुए? पर्यावरण को बचाने के संबंध में। और इसी क्रम में जो हमने एक सम्मेलन पढ़ा था, आपको याद होगा, अनसेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अनसेड के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन व सम्मेलन। और ये किस लिए हो रहा है बेटा? पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए।
ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। चैप्टर क्या लो, टॉपिक करो, यही चलेगा, ठीक है। लगभग 2 से 3 दिन ये जो है टॉपिक इसमें लगेंगे हमारे, 2 से 3 दिन इसमें लगना। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अनसेट के बारे में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, पढ़ चुके थे, तो लगभग कुछ टॉपिक हमने वहाँ पे देखे। वैसे तो इसमें काफ़ी दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेगा, ठीक है, लेकिन चूंकि कुछ पोर्शन हमने वहाँ पे देख लिया है, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो इसमें जो पहला सम्मेलन है हमारा, उसका नाम लिख लो, हेडिंग बना के लिखो, UNCHE, ठीक है। क्या है जरा इसको लिखो, क्या है जरा इसको लिखो। फुल फॉर्म पहले तो देखते हैं इसकी क्या है, इसके पहले फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। UNCHE के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करना, इसमें हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा इश्यू मत लगाना, क्योंकि इसको अगर ऐसे ही पढ़ोगे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। हिंदी अगर लिखोगे तो हिंदी ज़्यादा टफ हो जाएगी, इसकी हिंदी बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे कोशिश करूँगा कि हिंदी में जहाँ पे बताने का आएगा उसको हिंदी में कराऊंगा, ठीक है, लेकिन जो टर्म है उसको इंग्लिश में ही याद करना बेटा। ये टर्म क्या करोगे आप लोग, इंग्लिश में ही याद करना, ये आसान होगा इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब जैसे क्या करोगे, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हिंदी में, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये क्या है? पहली वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन हमारा यही है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्यावरण से संबंधित पहला वैश्विक सम्मेलन कौन सा है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे? UNCHE। तो ये क्या है? फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होता है। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन। क्या हो जाएगा इसका? पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कौन सा है हमारा? UNCHE। तो पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन क्या है? UNCHE, ठीक है। पूछा जाता है कि पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कौन सा है। ऑप्शन कई सारे दिए होंगे और आपको पहचानना है उसमें UNCHE, अगर ये नाम मिल जाएगा तो इसको टिक करना, ठीक है। तो यही है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन। हिंदी में क्या लिख लोगे? पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, तो पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन लिखो, पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन। बेटा ये कहाँ हो रहा है, जरा इसकी हम लोग बात करते हैं। ये हो रहा है स्टॉकहोम। कहाँ हो रहा है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में एक जगह। स्टॉकहोम, और ये कहाँ है? स्वीडन में। स्वीडन में हो रहा है। और कब हो रहा है? 1972। कब से कब तक हो रहा है? 1972 में हो रहा है। और इसको इस तरीके से लिखो, 1972 में 5 जून से लेके 16 जून 1972 ये हो रहा है, ठीक है। 5 जून से लेके 16 जून 1972 में हो रहा है, ठीक है। यही देख लियो और समझते चलो, लिखाऊंगा हालांकि बाद में। इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक।
इसी की डेट के उपलक्ष्य में क्या मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। लेकिन अभी नहीं, उसको लिखेंगे बाद में, बस समझ लो केवल यहाँ पे 5 जून की डेट कैसे आ रही है। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन क्या है हमारा, UNCHE यानी अंची है, जो कि कहाँ हो रहा है, स्टॉकहोम में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है, 5 जून से लेकर 16 जून 1972। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसकी थीम क्या है जरा इस सम्मेलन की, वो लिखते हैं। कितना हो गया, चलो इसकी थीम लिखते हैं। पहले वाले के लिए यही है, यही पहला है, नहीं जो कुछ है यही पढ़ना है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम के बारे में लिखेंगे हम लोग। कोई नहीं, थोड़ा सा लिखो। इसकी थीम है बेटा ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। पृथ्वी केवल एक ही है। थीम क्या बताएगी इसकी, ओनली वन अर्थ। ये इसकी थीम है, इसकी थीम होती है ओनली वन अर्थ। ठीक है, इसमें कितने भागीदार शामिल हुए, तो इसमें 122 भागीदार मतलब 122 देश शामिल हुए। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे लिखो भागीदार कितने हो रहे हैं, भागीदार देश, भागीदार देश, और इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कितने बेटा, 122। ये कब है, 1972 के समय की बात है। ये भागीदार कितने हैं, 122 हैं, जो कि कब के हैं, 1972, जब ये सम्मेलन हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ, 1972। ठीक है, इसमें लास्ट में एक चीज और लिख लेना है, इसमें यहीं पे लिखो पॉइंट बना के। जो अंची है इसको क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोला जाता है। यहीं पे लिखो UNCHE को क्या बोलते हैं, इसमें लिखो, इसे यहीं पे लिखो, इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोला जाता है, इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है हमारा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, पॉइंट बना के लेट हो जा रहा है, चलो हेडिंग डालो, याद रहेगा। स्टॉकहोम क्वेश्चन, ठीक है, चलो सुपर। इसके बाद क्या रहता है,